नमस्कार। देश विदेश में हिंदी साहित्य और साहित्यकारों को प्रकाश में लाने वाली सुविख्यात साहित्य सेवी लेखिका एवं कवित्री डॉक्टर कविता सिंह प्रभा जी द्वारा स्थापित बेहद खूबसूरत एवं पावन संस्था कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के पटल कविता प्रभा मुस्कान जिंदगी की पर मैं संजय गुप्त प्रेम और सौहार्द की प्रतीक ताज नगरी आगरा से उपस्थित हूँ। समूह के अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन कहीं अनकहीं में हिंदी भाषा और साहित्य को समृद्ध करने वाले उन महान साहित्य मनीषियों के बारे में चर्चा करते हैं जिनसे उनकी समकक्ष पीढ़ी के लोग तो परिचित होंगे, उनको पढ़ा सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन वर्तमान पीढ़ी के लोग उनके विषय में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और सुनना भी चाहते हैं। मित्रों, आज हम एक ऐसे विद्वान साहित्य मनीषी के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने अपनी विशिष्ट उग्र शैली से साहित्य का सृजन किया और हिंदी साहित्य जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। जी हाँ, आज हमारी कहीं अनकहीं में आधुनिक हिंदी साहित्य के महान राष्ट्रभक्त साहित्यकार पांडे बेचैन शर्मा जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। आज 29 दिसंबर को उग्र जी का जन्म दिवस है। इस अवसर पर आपको स्मरण करते हुए हम अपनी ओर से तथा कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। पांडे बेचैन शर्मा उग्र हिंदी के महान साहित्यकार एवं पत्रकार भी थे। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद के अंतर्गत चुनार नामक कस्बे में 29 दिसंबर सन 1900 को हुआ था। आपके पिता का नाम वैद्यनाथ पांडे जी था। वे सरयू पारी ब्राह्मण थे। अत्यंत अभावग्रस्त परिवार में जन्म हुआ, अतः पाठशाली शिक्षा भी इन्होंने व्यवस्थित रूप से नहीं प्राप्त कर सकी। अभाव के कारण इन्हें बचपन में रामलीला में काम करना पड़ा था। ये अभिनय कला में बड़े कुशल थे। बाद में आपने काशी के सेंट्रल हिंदू स्कूल से 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात अध्ययन का क्रम टूट गया। साहित्य के प्रति आपका प्रगाढ़ प्रेम लाला भगवान दीन के सामीप्य में आने पर हुआ। उग्र जी ने साहित्य के विभिन्न अंगों का गंभीर अध्ययन किया। प्रतिभा इनमें ईश्वर प्रदत्त थी। आप बचपन से ही काव्य रचना करने लगे थे। अपनी किशोर वय में ही आपने प्रिय प्रवास की शैली में ध्रुव चरित नामक प्रबंध काव्य की रचना कर डाली थी। पटल पर संस्था की संस्थापिका डॉक्टर कविता सिंह प्रभा जी उपस्थित हो चुकी हैं। मुझे टिप्पणियां दृष्टिगोचर नहीं हो रही हैं, अतः मैं जो जन उपस्थित है आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप मुझे सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं और मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। आज हम एक विद्वान साहित्यकार पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने साहित्य की अद्वितीय सेवा की और आज उनका जन्मदिन है 29 दिसंबर को। हम उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि भी देते हैं। इस मध्य डॉक्टर दमयंती शर्मा जी की
उपस्थिति मुझे दिख रही है, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं, हार्दिक आपका वंदन करता हूं। मुझे टिप्पणियां दृष्टिगोचर नहीं हो रही हैं, फिर मैं बाद में सभी का आभार व्यक्त कर दूंगा। मौलिक साहित्य की सृजना में पांडे जी आजीवन लगे रहे। आपने काव्य, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि क्षेत्रों में समान अधिकार के साथ श्रेष्ठ कृतियां प्रस्तुत की। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उग्र जी ने सच्चे पत्रकार का आदर्श प्रस्तुत किया। वे कभी भी असत्य के मार्ग से असत्य से नहीं डिगे और सत्य का सदैव स्वागत किया और उसी मार्ग पर चलते रहे, भले ही इन्होंने इसके लिए अनेक कष्ट झेले। पहले काशी के दैनिक आज में ऊट पटांग शीर्षक से व्यंग्यात्मक लेख लिखा करते थे और अपना नाम रखा था अष्टावक्र। फिर भूत नामक हास्य व्यंग प्रधान पत्र निकाला। गोरखपुर से प्रकाशित होने वाले स्वदेश पत्र के दशहरा अंक का संपादन आपने ही किया था। तदनंतर कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले मतवाला पत्र में आपने काम किया। मतवाला ने ही इन्हें पूर्ण रूप से साहित्यिक बना दिया था। इस बीच आगरा से हमारी बहन डॉक्टर सुनीता चौहान जी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और मुझे आपकी टिप्पणियां, आपके उद्गार दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सभी का मैं बाद में आपका आभार व्यक्त कर दूंगा अलग से। फरवरी सन 1938 में पांडे जी ने काशी से उग्र नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। इसके कुल 7 अंक ही प्रकाशित हुए थे कि यह बंद हो गया। इंदौर से निकलने वाली वीणा नामक मासिक पत्रिका में आपने सहायक संपादक का काम भी कुछ दिनों तक किया था। वहां से हटने पर विक्रम नामक मासिक पत्र इन्होंने पंडित सूर्य नारायण व्यास के सहयोग से निकाला। 5 अंक प्रकाशित होने के बाद ये उससे भी अलग हो गए। इसी प्रकार इन्होंने संग्राम, हिंदी पंच आदि कई अन्य पत्रों का संपादन भी किया, किंतु अपने उग्र स्वभाव के कारण कहीं भी अधिक समय तक टिक नहीं सके। इसमें संदेह नहीं, उग्र जी सफल पत्रकार तो थे, लेकिन अपने उग्र स्वभाव के कारण अधिक समय तक किसी स्थान पर, किसी पत्र में ज्यादा टिक नहीं पा रहे थे। आप सामाजिक विषमताओं से आजीवन संघर्ष करते रहे। ये विशुद्ध साहित्यजीवी थे और साहित्य के लिए जीते रहे। आपके जो मुख्य ग्रंथ हैं, मुख्य आपकी कृतियां हैं, उनमें आपकी आत्मकथा है, उसका शीर्षक है अपनी खबर। नाटक हैं आपके महात्मा ईसा, चुंबन, 4 बेचारे, गंगा का बेटा, आवास, अन्नदाता, माधव महाराज महान। और उपन्यास में चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, घंटा, सरकार तुम्हारी आंखों में, कड़ी में कोयला, जी जी जी, फागुन के 4 दिन और जुहू। आपकी कहानी भुनगा, कहानी संग्रह आपके हैं, भुनगा, उसकी माँ, चांदनी, कुल 97 कहानियां आपने लिखी, जिनका जो अलग अलग जगह पर प्रकाशित हुई। आपके काव्य हैं ध्रुव चरित्र, बहुत सी स्फुटित कविताएं भी लिखी आपने। पत्रिका स्वदेश, स्वराज्य, वीणा और विक्रम। आलोचना में आपने जो रचनाएं लिखी, तुलसीदास आदि अनेक आलोचनात्मक आपने निबंध लिखे आपने। आपके संपादित कृतियां हैं
गालिब और उग्र। पटल पर मैं अपने मेरे विचार सुनने के लिए अनेक विद्वान मेरे साहित्य मनीषी, मेरे साहित्य मित्र और शुभचिंतक उपस्थित हो रहे हैं। निरंतर अपनी टिप्पणियां दे रहे होंगे, मुझे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मैं उनका सभी का अलग से आभार व्यक्त कर दूंगा। अब हम आगे चलते हैं कि उग्र जी की मित्र मंडली में कौन कौन थे। उग्र जी की मित्र मंडली में विद्वान साहित्यकार हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी, शिव पूजन सहाय जी, विनोद शंकर व्यास आदि ऐसे प्रसिद्ध साहित्यकार थे। दो महाकवि उग्र जी के विशेष प्रिय थे। ये थे गोस्वामी तुलसीदास तथा उर्दू के प्रसिद्ध शायर असदुल्ला खां गालिब। इनकी रचनाओं के उद्धरण उग्र जी ने अपने लेखों में दिए हैं। आलोचकों का मत है कि कथा कहने की विविध शैलियों और रूपों में अकेले उग्र जी ने जितनी विभिन्न और विवादास्पद, मनोरंजक और उत्तेजनापूर्ण रचनाएं दी थीं, वे साहित्य के इस अंग को संपूर्ण बनाने में समर्थ हैं। समृद्ध भाषा के धनी उग्र जी ने अरसा पहले कहानी को एक नई शैली दी थी, जिसे आदरपूर्वक उग्र शैली कहा जाता है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की अनेक रचनाएं, अनेक कृतियां ब्रिटिश सरकार ने जब्त भी कर ली थी। इनके विषय में आपने 1920 में पांडे बेचन शर्मा उग्र ने दैनिक आज में पत्रकारिता शुरू करी। वे मुंबई के सिनेमा जगत में भी काफी समय तक रहे। आप प्रेमचंद युग के सबसे बदनाम उपन्यासकार थे। आपने अपने उपन्यासों में समाज की बुराइयों, उनकी नंगी सच्चाइयों को बिना लाग लपेट के बड़े साहस के साथ किंतु सपाट बयानबाजी से प्रस्तुत किया। इसलिए आपको लोग पसंद नहीं करते थे। आपकी व्यंजनाओं, लक्षणाओं और वक्रोक्तियों से समृद्ध भाषा के धनी उग्र जी ने अपनी कहानी को एक नई शैली दी थी, जिसको लोग आदरपूर्वक उग्र शैली भी कहते हैं। शर्मा जी ने अपनी रचनाओं में समाज के उस वर्ग को अपने साहित्य का हिस्सा बनाया जिसे दलित या पतित कहा जाता है, और उसके दर्शाने में उन्होंने किसी प्रकार की शील या अभिजात का परिचय नहीं दिया। आपने कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता के मारवाड़ी समाज को भी साहित्य का विषय बनाया था। पांडे बेचन शर्मा उग्र की प्रमुख रचनाएं भी बहुत अभी हम दे चुके हैं। बधुआ की बेटी, दिल्ली का दलाल, चंद हसीनों की कतूत आदि ये उपन्यास हैं। आपकी अनेक रचनाएं स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद प्रकाशित हुई इनमें, लेकिन उग्र जी का संपूर्ण कथा साहित्य एक साथ संकलित नहीं हो पाया। यह उनकी आर्थिक परिस्थितियां रहीं और शास्त्र परिस्थितियां नहीं। पांडे जी ने के बेचैन शर्मा जी के साहित्य और उनके साथ साथ हिंदी कथा साहित्य के विकास को समझने के लिए उनकी कहानियों का प्रकाशन होना आवश्यक है। मैंने उनकी एक कहानी का संकलन कहानी देखी, उसको मैं आपके समक्ष पढ़ने का प्रयास करता हूँ, और समय के अंतर्गत वह आ जाएगी तो हम पढ़ते हैं। थोड़ी पढ़ी है लेकिन मैं उसमें उसको थोड़ा पढ़ने का प्रयास करता हूँ। शीर्षक है उनकी कहानी का उसकी माँ। कहानियाँ तो बहुत हैं, उनकी 97 कहानियाँ उन्होंने लिखी, अनेक उपन्यास लिखे और आलोचनाएं लिखी, कविताएं लिखी, लेकिन यह मुझे उनकी कहानी पसंद आई तो मैं आपको उसको पढ़कर सुनाता हूँ। शीर्षक है उसकी माँ। दोपहर को जरा आराम करके उठा था। अपने पढ़ने लिखने के कमरे में खड़ा खड़ा बड़ी बड़ी
अलमारियों में सजे पुस्तकालय की ओर निहार रहा था। किसी महान लेखक की कोई महान कृति उनमें से निकलकर देखने की बात सोच रहा था, मगर पुस्तकालय के एक सिरे से लेकर दूसरे तक मुझे महान ही महान नजर आई। कहीं गेटे, कहीं रूसो, कहीं मेजनी, कहीं नीत्शे, कहीं शेक्सपियर, कहीं टॉलस्टॉय, कहीं ह्यूगो, कहीं मुपासा, कहीं डिकिंस, स्पेंसर, मैकाले, मिल्टन, मोलियर। उफ, इधर से उधर तक एक से एक महान ही तो थे। आखिर मैं किसके साथ चंद मिनट मन बहलाव करूं, यह निश्चय ही न हो सका। महानों के नाम ही पढ़ते पढ़ते परेशान सा हो गया हूं। इतने में मोटर का पोंपों सुनाई पड़ी। खिड़की से झांका तो सुरमई रंग की कोई फिएट गाड़ी दिखाई पड़ी। मैं सोचने लगा शायद कोई मित्र पधारे हैं। अच्छा ही है महानों से जान बची। जब नौकर ने सलाम कर आने वाले का कार्ड दिया तब मैं कुछ घबराया। उस पर शहर के पुलिस सुपरिंटेंडेंट का नाम छपा था। ऐसे बेवक्त यह कैसे आई? पुलिस पति भीतर आए। मैंने हाथ मिलाकर एक चक्कर खाने वाली गद्दीदार कुर्सी पर उन्हें आसन दिया। वह व्यापारिक मुस्कुराहट से लैस होकर बोले, इस अचानक आगमन के लिए आप मुझे क्षमा करें। आज्ञा हो, मैंने भी नम्रता से कहा। उन्होंने पॉकेट से डायरी निकाली। डायरी से एक तस्वीर। बोले, देखिए इसे जरा बताइए तो, आप पहचानते हैं उसको? हाँ, पहचानता तो हूं, जरा सहमते हुए मैंने बताया। इसके बारे में मुझे आपसे कुछ कहना है। पूछिए। इसका नाम क्या है? लाल। मैं इसी नाम से बचपन से ही इसे पुकारता आ रहा हूं, मगर यह पुकारने के नाम है। एक नाम कोई और है सो मुझे स्मरण नहीं है। कहाँ रहता है यह? सुपरिंटेंडेंट ने मेरी ओर देखकर पूछा। मेरे बंगले के ठीक सामने एक 2 मंजिला कच्चा पक्का घर है, उसी में वह रहता है। वह है और उसकी बूढ़ी माँ। बूढ़ी माँ का नाम क्या है? जानकी। और कोई नहीं है क्या इसके परिवार में? दोनों का पालन पोषण कौन करता है? 7-8 वर्ष हुए लाल के पिता का देहांत हो गया। अब उस परिवार में वह और उसकी माता ही बचे हैं। उसका पिता जब तक जीवित रहा बराबर मेरी जमींदारी का मुख्य मैनेजर रहा। उसका नाम रामनाथ था। वही मेरे पास कुछ 1000 रुपए जमा कर गया था, जिससे अब तक उनका खर्चा चल रहा है। लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है। जानकी की आशा है वह 1-2 साल बाद कमाने और परिवार को संभालने लगेगा। मगर क्षमा कीजिए, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि आप इसके बारे में क्यों इतनी पूछताछ कर रहे हैं? यह तो मैं आपको नहीं बता सकता, मगर इतना आप समझ लें, यह सरकारी काम है, इसलिए आज मैंने आपको इतनी तकलीफ दी। अजी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? हम तो 7 पुश्त से सरकार के फर्माबरदार हैं। और कुछ आज्ञा? एक बात और, पुलिस पति ने गंभीरता से धीरे से कहा। मैं मित्रता से आपसे निवेदन करता हूं, आप इस परिवार से जरा सावधान और दूर रहें। फिलहाल इससे अधिक मुझे कुछ कहना नहीं। लाल की माँ। एक दिन जानकी को बुलाकर मैंने समझाया, तुम्हारा लाल आजकल क्या पाजीपना करता है। तुम उसे केवल प्यार ही करती हो ना? भोगोगी। क्या है बाबू? उसने कहा। लाल क्या करता है? मैं तो उसे कोई भी बुरा काम करते नहीं देखती।
बिना किए ही तो सरकार किसी के पीछे पड़ती नहीं। हाँ, लाल की माँ बड़ी धर्मात्मा, विवेकी और न्यायी सरकार है। यह है, जरूर तुम्हारा लाल कुछ करता होगा। माँ माँ पुकारता हुआ उसी समय लाल भी आ गया, लंबा, सुडौल, सुंदर, तेजस्वी। माँ, उसने मुझे नमस्कार कर जानकी से कहा, तू यहाँ भाग आई? चल तो, मेरे कई सहपाठी वहां खड़े हैं, उन्हें चटपट कुछ जलपान करा दे, फिर हम घूमने जाएंगे। अरे, जानकी के चेहरे की झुर्रियां चमकने लगी, कांपने लगी उसे देखकर। तू आ गया लाल? चलती हूँ भैया, पर देख तो तेरे चाचा का क्या शिकायत कर रहे हैं। तू क्या पाजीपन करता है बेटा? क्या है चाचा जी? उसने सविनय सुमधुर स्वर से मुझसे पूछा। मैंने क्या अपराध किया है? मैं तुमसे नाराज हूं लाल, मैंने गंभीर स्वर में कहा। क्यों चाचा जी? तुम बहुत बुरे होते जा रहे हो, तो सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वालों के साथी हो। हाँ, तुम हो। देखो लाल की माँ, इसके चेहरे का रंग उड़ गया यह सोचकर कि यह खबर मुझे कैसे मिली है। सचमुच एक बार उसका खिला हुआ रंग जरा मुरझा गया मेरी बातों से, पर तुरंत ही वह संभला। आपने गलत सुना चाचा जी, मैं किसी षड्यंत्र में नहीं। हाँ, मेरे विचार स्वतंत्र अवश्य हैं। मैं जरूरत बेजरूरत जिस के आगे उबल अवश्य उठता हूँ, देश की दुरावस्था पर उबलता हूँ, इस पशु हृदय परतंत्रता पर। तुम्हारी ही बात सही, तुम षड्यंत्र में नहीं, विद्रोह में नहीं, पर यह बकबक क्यों? इससे क्या फायदा? तुम्हारी इस बकबक से न तो देश की दुर्दशा दूर होगी और न उसकी पराधीनता। तुम्हारा काम पढ़ना है, पढ़ो। इसके बाद कर्म करना होगा, परिवार और देश की मर्यादा बचानी होगी। तुम पहले अपने घर का उद्धार तो कर लो, तब सरकार के सुधार का विचार करना। उसने नम्रता से कहा, चाचा जी क्षमा कीजिए, इस विषय में मैं आपसे विवाद करना नहीं चाहता। चाहना होगा, विवाद करना होगा। मैं केवल चाचा जी नहीं, तुम्हारा सब बहुत कुछ हूँ। तुम्हें देखते ही मेरी आंखों के सामने रामनाथ नाचने लगते हैं, तुम्हारी बूढ़ी माँ घूमने लगती है। भला मैं तुम्हें बेहाथ होने दे सकता हूँ? इस भरोसे मत रहना। इस पराधीनता के विवाद में चाचा जी, मैं और आप दो भिन्न सुरों पर हैं। आप कट्टर राजभक्त और मैं कट्टर राजविद्रोही। आप पहली बात को उचित समझते हैं कुछ कारणों से, मैं दूसरे कारणों से। आप अपना पद छोड़ नहीं सकते अपनी प्यारी कल्पनाओं के लिए, मैं अपना भी नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी कल्पनाएं क्या हैं? सुनूं तो, जरा मैं भी जान लूं कि अब के लड़के कॉलेज की गर्दन तक पहुंचते पहुंचते कैसे कैसे हवाई किले उठाने के सपने देखने लगते हैं। जरा मैं भी तो सुनूं बेटा। मेरी कल्पना यह है कि चाचा जी, जो व्यक्ति समाज या राष्ट्र के नाश पर जीता है, उसका सर्वनाश हो जाए। जानकी उठकर बाहर चली। अरे, तू तो जमकर चाचा से जूझने लगा। वहां 4 बच्चे तेरे बेचारे दरवाजे पर खड़े होंगे। लड़ तू, मैं जाती हूँ। उसने मुझसे कहा, समझा दो बाबू, मैं तो आप ही कुछ नहीं समझती, फिर इसे क्या समझाऊंगी। उसने फिर लाल की ओर देखा। चाचा जी जो कहें मान जा बेटा, या तेरे भले की कहेंगे। वह बेचारी कमर झुकाए उस 60 वर्ष की वय में भी घूंघट संभाले चली गई। उस दिन उसने मेरी और लाल की बातों की गंभीरता नहीं समझी। मेरी कल्पना यह है कि उत्तरी स्वर में लाल ने कहा, ऐसे दुष्ट व्यक्ति नाशक राष्ट्र के सर्वनाश में मेरा भी हाथ हो। तुम्हारे हाथ दुर्बल हैं, उनसे जिनसे तुम पंगा लेने जा रहे हो चरमर हो उठेंगे, नष्ट हो जाएंगे। चाचा जी, नष्ट हो जाना तो यहाँ का नियम है। जो संवारा गया है वह बिगड़ेगा ही। हमें दुर्बलता के डर से अपना काम नहीं रोकना होगा। कर्म के समय हमारी भुजाएं दुर्बल नहीं
भगवान की सहस्त्र भुजाओं की सखियां हैं। तो तुम क्या करना चाहते हो? जो भी मुझसे होगा हो सकेगा करूंगा। षड्यंत्र? जरूरत पड़ी तो जरूर। विद्रोह? हाँ अवश्य। हत्या? हाँ हाँ हाँ। बेटा, तुम्हारा माथा न जाने कौन किताब पढ़ते पढ़ते बिगड़ रहा है, सावधान। मेरी धर्मपत्नी और लाल की माँ एक दिन बैठी हुई बातें कर रही थी कि मैं पहुंच गया। कुछ पूछने के लिए कई दिनों से मैं उसकी तलाश में था। क्यों लाल की माँ? लाल के साथ किसके लड़के आते हैं तुम्हारे घर में? मैं क्या जानूं बाबू, उसने बड़ी सरलता से कहा। मगर वे सभी लाल की ही तरह मुझे प्यारे दिखते हैं। सब लापरवाह। वे इतना हंसते गाते और हो हल्ला कर मचाते हैं कि मैं मुग्ध हो जाती हूँ। मैंने ठंडी सांस ली। ठीक कहती हो। वे बातें कैसी करते हैं, कुछ समझ पाती हो? बाबू, वे लाल की बैठक में बैठते हैं। कभी कभी जब मैं उन्हें कुछ खिलाने पिलाने जाती हूँ तब वे बड़े प्रेम से मुझे माँ कहते हैं। मेरी छाती फूल जाती है, मानो वे मेरे ही बच्चे हैं। मैंने फिर सांस ली। एक लड़का उनमें बहुत ही हंसोड़ है, खूब तगड़ा और बली दिखाता है। लाल कहता है, यह डंडा लड़ने में, दौड़ने में, घूंसेबाजी में, खाने में, छेड़खानी करने और हो हा कर हंसने में समूचे कॉलेज में फर्स्ट है। उसी लड़के ने एक दिन जब मैं उन्हें हलवा परोस रही थी, मेरे मुंह की ओर देखकर कहा, माँ तू तो ठीक भारत माता सी लगती है। तू बूढ़ी, वह बूढ़ी, उसका उजला हिमालय है तेरे केश। हाँ, नक्शे से साबित करता हूं, तू भारत माता है, तेरा सिर हिमालय, माथे की दोनों बड़ी बड़ी रेखाएं गंगा यमुना, यह नाक विंध्याचल, ठोड़ी कन्याकुमारी तथा छोटी बड़ी झुर्रियां रेखाएं भिन्न भिन्न पहाड़ और नदियां हैं। जरा पास आ मेरे, तेरे केशों को पीछे से आगे बाएं कंधे पर लहरा दूं, यह बर्मा बन जाएगा। बिना उसके भारत माता का श्रृंगार शुद्ध न होगा। जान की उस लड़के की बातें सोच गदगद हो उठी। बाबू, ऐसा ठीठ लड़का। सारे बच्चे हंसते रहे और उसने मुझे पकड़ मेरे बालों को बाहर कर अपना बर्मा तैयार कर लिया। उसकी सरलता मेरी आंखों में आंसू बनकर छा गई। मैंने पूछा, लाल की माँ, और भी वे कुछ बातें करते हैं? लड़ने की, झगड़ने की, गोला गोली या बंदूक की? अरे बाबू, उसने मुस्कुराते हुए कहा, वे सभी बातें करते हैं। उनकी बातों का कोई मतलब थोड़ी होता है। सब जवान हैं, लापरवाह हैं, जो मुंह में आता है बकते हैं। कभी कभी तो पागलों सी बातें करते हैं। महीना भर पहले एक दिन लड़के बहुत उत्तेजित थे। न जाने कहाँ लड़कों को सरकार पकड़ रही है। मालूम नहीं पकड़ती भी है या वे यूं ही गप हाँकते हैं। मगर उस दिन वे यही बक रहे थे, पुलिस वाले केवल संदेह पर भले आदमियों के बच्चों को त्रास देते हैं, मारते हैं, सताते हैं। यह अत्याचारी पुलिस की नीचता है। ऐसी नीच शासन प्रणाली को स्वीकार करना अपने धर्म को, कर्म को, आत्मा को, परमात्मा को भुलाना है। धीरे धीरे भुलाना मिटाना है। एक ने उत्तेज भाव से कहा, अजी ये परदेसी कौन लगते हैं हमारे, जो बरबस राजभक्ति बनाए रखने के लिए हमारी छाती पर तोप का मुंह लगाए अड़े और खड़े हैं। इस देश के लोगों की हे की आंखें मुद गई हैं। तभी तो इतने जुल्मों पर भी आदमी से डरता है। ये लोग शरीर की रक्षा के लिए अपनी आत्मा की चिता संवारते फिरते हैं। नाश हो इस परतंत्रतावाद का। दूसरे ने कहा, लोग ज्ञान न पा सकें इसलिए सरकार ने हमारे पढ़ने लिखने के साधनों को अज्ञान से भर रखा है। लोग वीर और स्वाधीन न हो सकें इसलिए अपमानजनक और मनुष्यताहीन नीतिमर्दक कानून गढ़े हैं। गरीबों को चूस कर सेना के नाम पर पले हुए पशुओं को शराब से,
कबाब से मोटा ताजा रखती है यह सरकार। धीरे धीरे चौक की तरह हमारे धर्म, प्राण और धन चूसती जा रही है यह शासन प्रणाली। ऐसे ही अंट संट ये बातूनी बका करते हैं बाबू। जब भी चार चौके जुड़े तभी यही चर्चा। लाल के साथियों का मिजाज भी उसी सा अल्हड़ बिल्हड़ मुझे मालूम पड़ता है। ये लड़के ज्यों ज्यों पढ़ते जा रहे हैं त्यों त्यों बक बक भी बढ़ती जा रही है। यह बुरा हाल है लाल की माँ। मैंने गहरी सांस ली। जमींदारी के कुछ जरूरी काम से 4-5 दिनों के लिए मैं बाहर गया था। लौटने पर बंगले में घुसने से पूर्व लाल के दरवाजे पर जो नजर पड़ी तो वहां भयानक सन्नाटा सा नजर आया, जैसे घर उदास हो, रोता हो। भीतर आने पर मेरी धर्मपत्नी ने मेरे सामने उदास मुख खड़ी हो गई। तुमने सुना? नहीं तो कौन सी बात? लाल की मां पर भयानक विपत्ति टूट पड़ी है। मैं कुछ कुछ समझ गया, फिर भी विस्तृत विवरण जानने को उत्सुक हो उठा। क्या हुआ, जरा साफ साफ बताओ। अरे वही हुआ जिसका तुम्हें भय था। कल पुलिस की एक पलटन ने लाल का घर घेर लिया था। 12 घंटे तक तलाशी हुई। लाल, उसके 12-15 साथी सभी पकड़ लिए गए हैं। सभी लड़कों के घरों की तलाशी हुई है। सबके घरों में भयानक भयानक चीजें मिली हैं। लाल के यहाँ, उसके यहाँ भी 2 पिस्तौल, बहुत से कारतूस, पत्र पाए गए हैं। सुना है उस पर हत्या, षड्यंत्र, सरकारी राज्य उलटने की चेष्टा आदि अपराध लगाए गए हैं। मैंने ठंडी सांस ली। मैं तो महीनों से चिल्ला रहा था कि यह लौंडा धोखा देगा। अब यह बेचारी बूढ़ी मरी। वह कहाँ है? तलाशी के बाद तुम्हारे पास आई थी? जानकी मेरे पास कहाँ आई? बुलवाने पर भी कल नकार गई। नौकर से कहलवाया, परांठे बना रही हूँ, हलवा तरकारी अभी बनाना है, नहीं तो वे बिल्लड़ बच्चे हवालात में मुरझा न जाएं। जेल वाले और उत्साही बच्चों की दुश्मन यह सरकार उन्हें भूखा मार डालेगी, मगर मेरे जीतेगी यह नहीं होने का। वह पागल है, भोगेगी। मैं दुख से टूटकर चारपाई पर गिर पड़ा। मुझे लाल के कर्मों पर घोर खेद हुआ। इसके बाद प्राय 1 वर्ष तक वह मुकदमा चला। कोई भी अदालत के कागज उलट कर देख सकता है। CID ने और उसके प्रमुख सरकारी वकील ने उन लड़कों पर बड़े बड़े दोष आरोप किए। उन्होंने चारों ओर गुप्त समितियां कायम की, खर्चे और प्रचार के लिए डाके डाले थे। सरकारी अधिकारियों के यहाँ रात में छापा मारकर शस्त्र एकत्रित किए थे। उन्होंने न जाने किस पुलिस के दरोगा को मारा था और न जाने कहाँ, न जाने किस पुलिस सुपरिटेंडेंट को। ये सभी बातें सरकार की ओर से प्रमाणित की गईं। उधर उन लड़कों की पीठ पर कौन था? प्राय कोई नहीं। सरकार के डर के मारे पहले तो कोई वकील ही उन्हें नहीं मिला। फिर एक बेचारा मिला भी तो नहीं कहा साहब, नहीं कहा भाई। हाँ, उनकी पैरवी में सबसे अधिक परेशान वह बूढ़ी रहा करती। वह लोटा, थाली, जेवर आदि बेच कर सुबह शाम उन बच्चों को भोजन पहुंचाती। फिर वकीलों के यहाँ जाकर दांत निपोड़ती, गिड़गिड़ाती कहती, सब झूठ है। जाने कहां से पुलिस वालों ने ऐसी चीजें हमारे घरों से पैदा कर दी। ये लड़के केवल बातों नहीं है। हाँ, मैं भगवान का चरण छूकर कह सकती हूँ, तुम जेल में जाकर देखो आओ। वकील बाबू, भला फूल से बच्चे हत्या कर सकते हैं क्या? उसका तन सूख कर कांटा हो गया, कमर झुककर धनुष सी हो गई, आंखें निस्तेज। मगर उन बच्चों के लिए दौड़ना, हाय हाय करना उसने बंद न किया। कभी कभी सरकारी नौकर, पुलिस या वार्डन झुंझला कर उसे झड़क देते, धकिया देते। उसको अंत तक यह विश्वास रहा कि जैसा पुलिस की चालबाजी है, अदालत में जब दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा तब वे बच्चे जरूर बेदाग छूट जाएंगे। वे फिर उसके घर में लाल के साथ आएंगे, उसे माँ कहकर पुकारेंगे। मगर उस दिन उसकी कमर टूट गई, जिस दिन ऊंची अदालत ने भी लाल को, उस बंगड़ लठैत को तथा 2 और लड़कों को फांसी और 10 को 10 साल की से 7 वर्ष तक की कड़ी सजा सुना दी। वह अदालत से बाहर झुकी खड़ी थी। बच्चे बेड़ियां बजाते, मस्ती से झूमते बाहर आए। सबसे पहले उस बंगड़ की नजर उस पर पड़ी। माँ, वह मुस्कुराया। अरे, हमें तो हलवा खिला खिला कर तूने गधे सा
तगड़ा कर दिया है, ऐसा कि फांसी की रस्सी टूट जाए और हम अमर के अमर बने रहें, मगर तू स्वयं सूख कर कांटा हो गई है। क्यों पगली, तेरे लिए घर में खाना नहीं है क्या? माँ, उसके लाल ने कहा, तू भी जल्दी वहीं आना जहाँ हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से थोड़ी देर का रास्ता है। माँ, एक सांस में पहुँचेगी, वहीं हम स्वतंत्रता से मिलेंगे, तेरी गोद में खेलेंगे, तुझे कंधे पर उठाकर इधर से उधर दौड़ते फिरेंगे, समझती है? वहाँ बड़ा आनंद है। आएगी ना माँ? बंगड़ ने पूछा। आएगी ना माँ? लाल ने पूछा। आएगी ना माँ? फांसी दंड प्राप्त 2 और लड़कों ने भी पूछा और टुकुर टुकुर उनका मुंह ताकती रही। तुम कहाँ जाओगे पगलो? जब से लाल और उसके साथी पकड़े गए, तब से शहर या मोहल्ले का कोई भी आदमी लाल की माँ से मिलने में डरता था। उसे रास्ते में देखकर जान पहचान वाले बगले झांकने लगते थे। मेरी स्वयं अपार प्रेम था उस बेचारी बूढ़ी पर, मगर मैं भी बराबर दूर ही रहा। कौन अपनी गर्दन मुसीबत में डालता विद्रोही की माँ से संबंध रखकर। उस दिन ब्यालू करने के बाद कुछ देर के लिए पुस्तकालय वाले कमरे में गया। किसी महान लेखक की कोई महान कृति क्षणभर देखने के लालच में मैंने मेजने की एक दिल निकालकर उसे खोजा। पहले ही पन्ने पर पेंसिल की लिखावट देखकर चौंका। ध्यान देने पर पता चला ये लाल के हस्ताक्षर थे। मुझे याद पड़ गई 3 वर्ष पूर्व उस पुस्तक को मुझसे मांगकर उस लड़के ने पढ़ा था। एक बार मेरे मन में बड़ा मोह उत्पन्न हुआ उस लड़के के लिए। उसके वफादार पिता रामनाथ की दिव्य और स्वर्गीय तस्वीर मेरी आंखों के सामने नाच गई। लाल की माँ पर उस पाजी के सिद्धांतों, विचारों या आचरणों के कारण जो वज्रपात हुआ था, उसकी ठेस मुझे भी उसके हस्ताक्षर को देखते ही लगी। मेरे मुंह से एक गंभीर, लाचार, दुर्बल सांस निकल कर रह गई, पर दूसरे क्षण ही पुलिस सुपरिटेंडेंट का ध्यान आया। उसकी भूरी, डरावनी, अमानवीय आंखें मेरी आप सुखी तो जग सुखी आंखों में वैसी ही चमक गई जैसे उजाड़ गांव के सिवान में कभी कभी मुट्ठी चिनगारी चमक जाया करती है। उसके रूखे फौलादी हाथ जिनमें लाल की तस्वीर थी, मानो मेरी गर्दन चापने लगी। मैं मेज पर से इरेजर उठाकर उस पुस्तक पर से उसका नाम उछेड़ने लगा। उसी समय मेरी पत्नी के साथ लाल की माँ वहां आई। उसके हाथ में एक पत्र था। अरे, मैं अपने को रोक न सका। लाल की माँ, तुम तो बिल्कुल पीले पड़ गई हो। तुम इस तरह मेरी ओर निहारती हो मानो कुछ देखती नहीं। यह हाथ में क्या है? उसने चुपचाप पत्र मेरे हाथ में दे दिया। मैंने देखा उस पर जेल की मोहर लगी थी। सजा सुनाने के बाद वह वहीं भेज दिया गया था। मुझे मालूम था। मैं पत्र निकाल कर पढ़ने लगा। वह उसकी अंतिम चिट्ठी थी। मैंने कलेजा रुखाकर उसे जोर से पढ़ दिया। माँ, जिस दिन तुम्हें यह पत्र मिलेगा, उसके सवेरे में बाल अरुण की किरण पथ पर चढ़कर उस ओर चला जाऊंगा। मैं चाहता तो अंत समय तुमसे मिल सकता था, मगर इससे क्या फायदा? मुझे विश्वास है तुम मेरी जन्म जन्मांतर की जननी ही रहोगी। मैं तुमसे दूर कहीं जा सकता हूँ माँ? जब तक पवन सांस लेता है, सूर्य चमकता है, समुद्र लहराता है, तब तक कौन मुझे तुम्हारी करुणामयी गोद से दूर खींच सकता है? दिवाकर थमा रहेगा, अरुण रथ लिए जमा रहेगा। मैं, बंगड़, वह सभी तेरे इंतजार में रहेंगे। हम मिले थे, मिले हैं, मिलेंगे। हाँ माँ, तेरा लाल। कांपते हाथ से पढ़ने के बाद पत्र के मैंने उस भयानक लिफाफे में रख दिया। मेरी पत्नी की विकलना हिचकियों पर चढ़कर कमरे को करुणा से कांपने लगी, मगर वह जानकी ज्यों की त्यों लकड़ी पर झुकी, पूरी खुली और भावहीन आंखों से मेरी ओर देखती रही, मानो वह उस कमरे में थी ही नहीं। क्षण भर बाद हाथ बढ़ाकर मौन भाषा में उसने पत्र मांगा और फिर बिना कुछ कहे कमरे के फाटक के बाहर हो गई, डुगुर डुगुर लाठी टेकती हुई। इसके बाद शून्य सा होकर मैं धम से कुर्सी पर
गिर पड़ा, माथा चक्कर खाने लगा। उस पाजी लड़के के लिए नहीं, इस सरकार की क्रूरता के लिए भी नहीं, उस बेचारी भोली बूढ़ी जानकी लाल की माँ के लिए। जब 1 घंटा बजा, मैं जरा सर भगाया, ऐसा मालूम पड़ने लगा मानो हरारत पैदा हो गई है माथे में, छाती में, रग में। पत्नी ने आकर कहा, बैठे ही रहोगे, सोओगे नहीं? मैंने इशारे से उन्हें जाने को कहा। फिर मेजनी की जिल्द पर नजर गई, उस पर पड़े रबर पर, फिर अपने सुखों की, जमींदारी की, धनिक जीवन की, और उस पुलिस अधिकारी की निर्दय, नीरस, निस्सार आंखों की स्मृति कलेजे में कंपन कर गई। फिर रबर उठाकर मैंने उस पाजी का पेंसिल खचित नाम पुस्तक की छाती से मिटा डालना चाहा। माँ, मुझे सुनाई पड़ा। ऐसा लगा गोया लाल की माँ करा रही है। मैं रबर हाथ में लिए दहलते दिल से खिड़की की ओर बढ़ा, लाल के घर की ओर। कान लगाने पर सुनाई न पड़ा। मैंने सोचा भ्रम होगा। अगर कराहती होती तो एक आध आवाज और अवश्य सुनाई पड़ती। वह कराहने वाली औरत है भी नहीं। रामनाथ के मरने पर भी उस तरह नहीं घिघियाई थी जैसे साधारण स्त्रियां ऐसे अवसरों पर तड़पा करती हैं। मैं सोचने लगा, वह उस नालायक के लिए क्या नहीं करती थी। खिलौने की तरह, आराध्य की तरह उसे दुलारती संवारती थी। पर आह के छोकरे, माँ। फिर वही आवाज, जरूर जानकी रो रही है, जरूर वही विकल व्यस्ती विवश बिलख रही है। हायरी माँ। अभागिनी वैसे ही पुकार रही जैसे वह पाजी खाकर मचलकर स्वर को खींचकर उसे पुकारता था। माँ, मानो लाल पुकार रहा था, मानो जानकी प्रतिध्वनि की तरह पुकार को गा रही थी। मेरी छाती धक धक करने लगी। मैंने नौकर को पुकार कर कहा, देखो तो लाल की माँ क्या कर रही है। जब वह लौट कर आया तब मैं एक बार पुनः मेज और मेजन के सामने खड़ा था, हाथ में रबर लिए। इसी उद्देश्य से उसने घबराए स्वर में कहा, हुजूर, उनकी तो अजीब हालत है, घर में ताला पड़ा है और वे दरवाजे पर पांव पसारे, हाथ में कोई चिट्ठी लिए, मुंह खोले, मरी बैठी है। हाँ सरकार, विश्वास मानिए, वह मर गई है, सांस बंद है और आंखें खुली। यह थी पांडे बेचन शर्मा उगरी जी की कहानी, बड़ी मार्मिक कहानी। उसकी माँ, इसमें देशभक्त अपने बेटे की विषय में उन्होंने रचना लिखी है और उसकी माँ का शीर्षक है। और इस कहानी के साथ मैं उस महान विद्वान साहित्यकार, देशभक्त साहित्यकार, जिन्होंने अपने साहित्य की, अपनी लेखनी से एक नई दिशा दी, उग्रता पैदा करी, उनका नाम भी उग्र था। उन्होंने अनेक पत्रों का संपादन किया, अनेक कहानी, अनेक उपन्यास, नाटक लिखे, जिनमें उन्होंने देशभक्ति से उत्प्रोत रचनाएं थी। ऐसे महान साहित्यकार को मैं नमन करता हूं। उनका सन 1967 में निधन हुआ और अब मैं इसी विचार के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ, इन्हीं बापू श्रद्धांजलि के साथ मैं उनको नमन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पटल पर अनेक साहित्य मनीषी, मेरे शुभचिंतक, विद्वान जन सभी उपस्थित रहे। टिप्पणियां मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूं, सभी को अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। और फिर हम मिलेंगे इसी पटल पर और किसी अन्य पटल पर, और एक किसी नई कहानी, नए साहित्यकार के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।